हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार धरने पर डटे हुए हैं। आंदोलन के 31वें दिन उम्मीद की किरण नजर आई। किसान संगठनों ने आपसी बैठक कर सरकार से 29 दिसंबर को वार्ता के लिए बुलाने का प्रस्ताव दिया है। बावजूद इसके किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और अन्नदाताओं का आंदोलन बदस्तूर जारी है। कृषि कानूनों पर अन्नदाता और केंद्र सरकार के बीच तकरार बरकरार है। आंदोलन के एक महीने बाद भी किसानों की मांग अधर पर, लेकिन आंदोलन चरम पर है। अपनी मांगों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन को हर कोई अपना समर्थन दे रहा है। किसानों ने भी अपने आंदोलन को गति देते हुए दिल्ली की सीमाओं को बंद कर हरियाणा में 3 दिन के लिए टोल फ्री करने का ऐलान किया। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक टोल फ्री आह्वान के दूसरे दिन किसान संगठन से जुड़े लोग टोल प्लाजाओं पर पहुंचे और इसी उम्मीद के साथ टोल खुलवाया कि जल्द ही सरकार भी किसानों के साथ बातचीत के नए रास्ते खोले। शहीद होंगे या जीतेंगे, ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और इससे आगे बढ़कर जो भी संपूर्ण कर्ज मुक्ति इत्यादि MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बना के रहेंगे। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। कुछ इसी तरह का जोश सोनीपत के KMP टोल पहुंचे किसानों में देखा गया। आंदोलन के 31वें दिन किसानों ने सोनीपत के मुरथल टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते हुए टोल फ्री करवाया और KGP KMP से गुजरने वाली गाड़ियां बगैर किसी रुकावट के फर्राटा भरते हुए निकल गई। रोहतक में भी टोल फ्री आह्वान के दूसरे दिन किसान टोल पर डटे रहे। और ये तो आज दूसरा दिन है। अगर दिल्ली से आदेश आ गया ना तो ये टोल फ्री परमानेंट होगा। जो ये बोलता है ये तीनों काले कानून बहुत बढ़िया है, एक बार आके किसानों बीच में समझा दो, किसान उसी टाइम उठ जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं उठेंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होते। कृषि कानूनों को लेकर किसानों में इतना रोष है कि उन्होंने PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सोनीपत में किसान संगठनों ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के वक्त थाली पीटकर विरोध जताने का ऐलान किया है। आज की तारीख में हमने भी तालियां बजाकर भारतीय किसानों ने उनका विरोध किया है, क्योंकि आपके मन की बात से किसान को भी आपने खत्म कर दिया, मजदूर को भी आपने मार दिया और हमारे जो बेटे हैं वो बॉर्डर पे मर रहे हैं या हर महकमों में मर रहे हैं और किसान का बेटा यहाँ आंदोलन करने के लिए तैयार है। किसान का बेटा आंदोलन में और मजदूर दोनों आंदोलन में भी मर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर मोदी जी ने बड़ी थालियां बजवाई थी, बड़े दीपक जलवाए थे, लेकिन आज उसके मन की बात के विरोध में किसानों ने ये थालियां बजाई है और उसके विरोध में ये तालियां बजाई है। और आने वाले टाइम पे ये इसको पूरे देश के अंदर किसान जागरूकता लेकर के आएंगे ताकि मोदी जी के इस मन की बात का हम आगे से विरोध करेंगे। आज जो मोदी साहब मन की बात बोल रहे हैं, आज मोदी साहब का विरोध उन तीनों दलों के विरोध में थाली बजा के किया जा रहा है और पूरे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब पूरे के पूरे क्षेत्र में थाली बजा के इसका विरोध, ये थाली बजा के इन तीनों दलों का विरोध किया जा रहा है। अब इसका हम विपरीत करेंगे। मन की बात का जो पहले इसके फेवर में दिए जलाते थे, मन की बात पे ताली बजा रहे थे, अब इसका विरोध करेंगे। और आज हम पूरे देश में, हरियाणा में भी लोग खापों में, पंचायतों में, सब जगह जा रहे हैं। बहुत लोगों में विरोध है। इस बीच भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार किसानों की मांग को अनसुना कर आंदोलन को लंबा खींच रही है, लेकिन सरकार के इस रवैये से किसान आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के बाद दिल्ली की सियासत में हलचल पैदा हो चुकी है। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, सभी प्रदेशों से लोग कुछ कर रहे हैं। कल उत्तराखंड से और यूपी से 10,000 आदमी बैरिकेड तोड़ के आज 25-30 हजार आदमी और आ जाने वाला है। पंजाब से आ जाने वाले हैं हजारों आदमी, हरियाणा से रोज हजारों लोग वहां पे जा रहे हैं। तो जगह जगह से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, अपनी जगह पे धरने दे रहे हैं, सारी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो अभी तो उनकी कुर्सी हिली है, अब उनकी कुर्सी टूटेगी। आंदोलन के 1 महीने बाद भी सरकार की बेरुखी से नाराज किसानों ने अपना धैर्य बरकरार रखा। किसान संगठनों से जुड़े लोग किसान हितैषी बताने वाले राजनेताओं को खुला चैलेंज दे रहे हैं। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला और पूर्व BJP सांसद वीरेंद्र सिंह पर तंज कसते हुए कई सवाल उठाए। देखिए, दुष्यंत चौटाला मध्यस्थता करने काबिल नहीं है।
वो केवल अब जनता से डर के, उनके पास कोई शब्द नहीं है, उन्होंने जनता की पीठ में छुरा मारा है। जनता ने उनको एंटी बीजेपी वोट दिए थे, बीजेपी को हराने के लिए दुष्यंत को वोट दिए थे और उन्होंने सारी वोट लेके दुष्यंत जो बीजेपी है, बीजेपी को वोट उन्होंने बेच दिए और उसके बदले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली। एक महीने के किसान आंदोलन के दौरान कई मोड़ सामने आए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देते हुए कृषि कानून पर एक बार फिर विचार करने की सलाह दी। बावजूद इसके न तो सरकार झुकने को तैयार है और न ही किसान। अब देखना होगा कि किसान की ओर से टोल खुलवाने के बाद क्या सरकार भी बातचीत के लिए कोई नया रास्ता खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 31 दिन समाधान बिन किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज एक उम्मीद की किरण दिखाई दी जब किसानों ने सरकार को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेज दिया। इसके लिए तारीख भी तय कर दी है, 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको फटाफट अपने गेस्ट से मिलवा देते हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेणु अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वामी इंद्र, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र जी से सबसे पहले मेरा सवाल होगा। विजेंद्र जी, सवाल यह है कि आप लोग बार बार कह रहे थे कि बातचीत जो है प्रस्ताव सरकार दे रही है उस पर बातचीत होनी चाहिए। अब किसानों ने आप लोगों को तारीख भी बता दी है और बातचीत का प्रस्ताव भी दे दिया है। ऐसे में क्या उम्मीद जताई जाए, क्या कुछ नया होगा, क्या किसानों को उनका जो हक मांग रहे हैं वो मिलेगा? देखिए खालिद जी, जिस तरह से सरकार ने जो बातचीत के लिए किसान भाइयों से निवेदन किया था जी, तो किसान भाइयों ने उस निवेदन को मानते हुए बातचीत के लिए 29 तारीख के लिए बोला है। तो बड़ा अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है खालिद जी। और पूरी उम्मीद है हमें कि समाधान निकलेगा, बैठकर बातचीत से ही निकलेगा। सरकार बिल्कुल खुले मन से बातचीत करने के लिए किसान भाइयों से तैयार है, क्योंकि किसानों के द्वारा ही बनाई हुई ये सरकार है। और कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश भर के 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में जो 18,000 करोड़ की जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि है वो भी उनके बैंक अकाउंट में डाली है। 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनको देने का जो काम सरकार कर रही है, लगभग 75,000 करोड़ रुपए साल के जो जा रहे हैं। इसलिए किसान भाइयों को भी ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से जो मांगे किसान भाई मनवाना चाहते थे, उन मांगों को तो भारत सरकार पहले ही मान चुकी है। चाहे वो लिखित में एमएसपी देने की बात हो खालिद जी, हमने जो प्रस्ताव बना के किसानों के बीच में भेजा था उसमें ये लिखा हुआ है कि एमएसपी की लिखित में सरकार गारंटी देने के लिए तैयार है, जो किसान भाइयों की मांग थी। किसान भाई जो कोर्ट जाने का प्रोविजन चाह रहे थे एसडीएम के साथ साथ, उसको भी सरकार ने माना है। मंडी से बाहर मार्केट कमेटी की फीस की तरह प्राइवेट व्यापारी के ऊपर टैक्स लगाने का जो प्रोविजन की वो मांग कर रहे थे, वो भी सरकार ने राज्य सरकारों के अधीन उसको कर दिया है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट व्यापारी या संस्था या कंपनी या एफपीओ बना के जो परचेज करना चाहेगा मंडी से बाहर, उसके लिए भी सरकार ने कहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास रहेगा। कोई डिस्प्यूट होता है तो 1 महीने के अंदर एसडीएम के पास उसकी विजेंद्र नेहरा जी, जब सब बातें सरकार ने मान ही ली है तो फिर गतिरोध कहाँ है? कानून बना दीजिए। गतिरोध यहाँ है खालिद जी कि जब आंदोलन शुरू किया था किसान संगठनों ने, उस समय एकमात्र उनकी एक ही मांग थी कि हमें सिर्फ ये प्रोविजन किए कि एमएसपी हमें लिखित में दीजिए। किसान तो कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने 4 मुद्दा बताया आज कि उसी 4 मुद्दे पे आप बताइए। पहला ये कि बैठक में बात होगी कि कृषि कानून वापस कैसे लेंगे, उस पर हमें प्रावधान बताइए। जो बात होगी उस पर उन्होंने कहा है। उसके बाद राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा जो एमएसपी पर जो फसल खरीदने की बात थी उस पर वो कानूनी गारंटी चाहते हैं। एनसीआर में क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी आयोग की उन्होंने मांग की है और बिजली बिल में जरूरी बदलाव उन्होंने कहा है कि होना चाहिए किसानों के इंटरेस्ट में। तो क्या ये सब चीजें सरकार मानने के लिए तैयार है? देखिए खालिद जी, सरकार बिल्कुल इन सभी बातों पे और जितने भी किसान भाई मुद्दे उठाएंगे बिंदुवार सब पे चर्चा करने के लिए तैयार है, बिल्कुल खुले मन से तैयार है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि बिंदुवार आप आइए, बताइए कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कत है, परेशानी है, उन सभी पे सरकार आपके साथ है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं भी किसान हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ, छोटे से किसान का बेटा हूँ, स्वयं खेती करता हूँ
और मुझे पता है किसान बड़ी परेशानी में, क्योंकि इस समय सर्दी का मौसम है खालिद जी, हम लोग घर में रजाई में और इस तरह से रहते हैं तब भी ठंड महसूस होती है, तो वहाँ खुले में किसान भाई जो है बिल्कुल सरकार नहीं चाहती। स्वामीन्द्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे भी किया है कि आप आंदोलन सवाल ले लेते हैं। विजेंद्र जी और बच्चों को स्वामी जी, भेजने का काम जो बात विजेंद्र जी कह रहे हैं, कितना विश्वास है आप लोगों को? क्या लगता है कि अगर 29 दिसंबर को जो बातचीत के लिए आप लोग तैयार हो गए हैं, क्या आप लोग संशोधन पे मान जाएंगे? क्योंकि सरकार तो संशोधन का इशारा कर रही है। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार सुबह शाम लगातार किसानों की जो रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं। शायद एक यह भी कारण है कि सरकार का जो आपने रवैया उजागर किया है, पूरे देश को लग रहा है पता कि सरकार क्या कर रही है, किसानों के प्रति सरकार की क्या नीति है। आज 31 दिन हो गए हैं, किसानों को ही पहल करनी पड़ी कि हम वार्ता में आपके साथ बात करना चाहते हैं, पर सरकार ने अभी तक नहीं सोचा। देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा है किसानों के बीच में बात करूं, पर वो मन की बात करते हैं, पर किसान की जो दुख दर्द की बात है बीच में बैठ के बात करने की कोशिश नहीं कर रहे। ये एक दुखद है। तो ये सारी बातें हम देख रहे हैं, पर उसके बावजूद भी क्योंकि हमने देश को जवाब देना है, देश की जनता को बताना है कि देखिए ये काले कानून खाली किसान नहीं समझ रहे हैं, देश के लोग भी समझ रहे हैं। तो आज इस चर्चा के अंदर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और कई राज्यों में वहीं राज्य स्तर पे आंदोलन शुरू हो गए हैं और कुछ किसान साथी चलकर आए हैं। उत्तराखंड से भारी तादाद में लगभग 20,000 किसान चलकर आया है। तो इसका मतलब है कि देश की सरकार को अब समझ लेना चाहिए कि ये काले कानून जो है मात्र किसान ही नहीं समझ रहा, पूरे देश के आम जन समझ चुके हैं कि ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है देश के लिए काला बाजारी को खुला बढ़ावा देने का कानून है। सरकार को वापस लेना होगा और निश्चित ही चर्चा के अंदर फिर दोबारा हम सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार इन पहलुओं पर ध्यान दे ताकि देश हित में कार्य किया जा सके। विजेंद्र जी, किसान 3 कृषि कानून से वापस कुछ भी उनको मंजूर नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से कह रहे हैं, और सरकार भी जो संकेत दे रही है वो वापस लेने के मूड में नहीं है। समाधान कैसे होगा? देखिए खालिद जी, एक तो अभी हमारे किसान जो हमारे बड़े भाई हैं, किसानों की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसानों को ही पहल करनी पड़ी। सरकार ने तो पहले ही बातचीत का निवेदन किसान भाइयों से किया हुआ है। बार बार किसान लिखित में, हमने अभी 2-4 दिन पहले प्रस्ताव भेजा था किसान भाइयों को कि आप आइए, बातचीत की मेज में बैठिए, बातचीत करिए, सभी मुद्दों पर खुले मन से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगातार बातचीत के लिए निवेदन कर रहे हैं किसान भाइयों से। वो बातचीत के लिए फिर से तैयार हुए हैं, इसके लिए किसान भाइयों का धन्यवाद है। और जहां तक बात है, देखिए मैंने आपको खालिद जी एक विषय पहले बता दिया कि किसान के हर बिंदु पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए जो तीनों कृषि कानून है उनको सरकार ने किसानों की देखिए 20, 25, 30 साल से जो कृषि के अंदर सुधार होने थे खालिद जी, आप बताइए उन सुधारों को अब सरकार अगर कर रही है तो उसमें क्या गलत है? मैं आपको खालिद जी एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। तो ये किसानों के पक्ष में सुधार होने चाहिए थे ना। किसानों का जो डर था वो आप लोग दूर नहीं कर पाए। किसानों का जो डर है, देखिए विजेंद्र जी, कहा जाता है कि अगर किसी भी आप सुधार को लागू करते हैं, मुझे बताइए संविधान की कौन सी धारा है? देखिए खालिद जी, मैं बताऊंगा खालिद जी, मेरी बात पूरी हो जाए पहले फिर आप नहीं ले सकते। देखिए खालिद जी, मैं बताता हूँ कि सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि किसान भाई जो एक डर बता रहे हैं कि भाई प्राइवेट व्यापारी अगर कृषि के क्षेत्र में आएगा तो उससे उनको खतरा लग रहा है, जबकि हम कह रहे हैं कि प्राइवेट व्यापारी कृषि के क्षेत्र में अगर आता भी है तो इससे पूंजी निवेश बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी। देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर अगर बताऊं, क्या रेल जो सरकारी रेल थी उसकी जगह मेट्रो चलने से क्या रेल बंद हुई खालिद जी? वो एक अलग मुद्दा है सर, वो आप सिर्फ शहरों में चलाते हो, आप पूरा प्राइवेटेशन देश में आपने नहीं किया है अभी रेल का। अगर जब करते तो उसका परिणाम दिखता, उसका क्या असर होता है बात की बात है। वेणुगोपाल जी, जो आज किसानों ने प्रस्ताव दिया है बातचीत को, क्या लगता है कि क्या इस बार सरकार इस मुद्दे को सुलझा लेगी? देखिए खालिद भाई, मैं तो कहना चाहूंगी कि ये देश की जनता की खाद्य सुरक्षा को ही गिरवी रखने वाले कानून लेकर आए हैं और आज फिर ये लोग बरगला रहे हैं किसान को, जो ये 7वें दौर की बातचीत की बात कर रहे हैं। अगर ये केवल बातचीत ही रह गई तो फिर किसी भी तरह का कोई मायने नहीं रखता उनका आंदोलन, जो इतनी सर्दी में, और अभी मेरे भाई विजेंद्र जी कह रहे थे कि उनको भी तकलीफ हो रही है। हम समझते हैं कि इंसानी तौर पर हर किसी के दिल में उनके प्रति दर्द है, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी के बिहाफ पर मजबूर हैं, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री, इनके नहीं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी
अडिग हैं इस बात पर कि वो काले कानून वापस नहीं लेंगे और किसान अडिग हैं कि वो काले कानून वापस ले लिए जाएं। तो इसी कश्मकश में आज बेचारा गरीब किसान पिस रहा है। हमारे और आपके दिल में जो दर्द है उससे हम लोग उससे मदद नहीं कर पा रहे हैं किसान की, चाहे हम किसान के साथ खड़े हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन सरकार अपना अड़ियल रवैया खत्म करने को तैयार नहीं है। हर तरह से वो निजीकरण करना चाहती है। जैसे अभी मेरे भाई विजेंद्र जी कह रहे थे, अगर आप मेरी छोटी सी बात समझने की कोशिश करिए कि सरकार या सरकारी उपक्रम का काम होता है कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेवा पहुंचाना। कोई भी सरकार हो, आपकी हो हमारी हो, लेकिन जो प्राइवेट होती हैं, कंपनीज हैं, कोई भी है, उनका काम है कि कम से कम लागत में उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पहुंचे। आप ये किसी भी फील्ड में ले लीजिए, ये तो बिल्कुल वाजिब सी बात है, बिल्कुल जायज सी बात है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि क्यों सरकार हर कुछ निजी उद्योगपतियों के हाथ में सौंप कर हमारे किसान भाइयों को हमेशा के लिए कर्जदार बनाना चाहती है या उनको हमेशा के लिए गरीब रखना चाहती है। क्यों नहीं सरकार के कान पर जू रेंग रही? अगर वो केवल बातों की बात करते हैं कि बात करने को तैयार है, अरे भाई किसी नतीजे पर तो पहुंचिए। विजेंद्र जी, सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा, कोई समाधान होना चाहिए, नतीजा कोई निकलना चाहिए, क्योंकि 5-6 दौर की वार्ता तो हो चुकी है लेकिन कुछ निकला नहीं। क्या 29 दिसंबर को जो वार्ता है वो भी ऐसे ही चला जाएगा या कुछ निकलेगा, इसमें कुछ समाधान आएगा? देखिए खालिद जी, हमारी जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं बहन जी, उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी तरीके से की है, लेकिन मैं कुछ अगर सवाल उनसे पूछूं कि वो कह रही हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपने 2019 के अपने स्वयं के मैनिफेस्टो में, और मैं आपको बकायदा पेज नंबर बता देता हूं इस बार ना, पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। ये तो सब जानते हैं, किसानों की बात हो तो ज्यादा बेहतर है। कैसी बात कर रहे हैं खालिद जी? आप, मैं कांग्रेसी प्रवक्ता से जब सवाल पूछता हूं तो आपको तकलीफ होती है। मेरी तकलीफ नहीं हो रही है, ये सब जानते हैं और ये बार बार आप कह रहे हैं, ये कोई पहली बार इनके मैनिफेस्टो की बात। क्या आपको जनमत इसी में मिला है कि आप कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे? क्या कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जनमत मिला है विजेंद्र जी आपको? क्या कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मिला है आपको? जो जनमत मिला है वो कांग्रेस की नीतियों को लागू करने के लिए नहीं ना मिला है सर। अरे भाई, आप अलग नीति बनाओ ना, आप किसान हितैषी की बात कर रहे हो तो अलग नीति बनाओ। अरे कांग्रेसी प्रवक्ता का जवाब तो दे दीजिए महाराज, उसका काम क्यों कर रहे हैं आप? बोलिए। आपसे ये, आप अपना काम करिए एंकर महोदय, मैं कर रहा हूँ, बस याद दिला रहा हूँ बीच में ये। अरे आप सुनिए, मैं खालिद जी, मेरा सवाल उनसे है, आप तो नहीं है। उन्होंने रिटर्न में लिखा है, मैं पेज नंबर के साथ बता रहा हूं आपको कहां पे लिखा है कि आपने 2019 में क्यों लिखा था, वाजिब पॉइंट का जवाब दीजिए, आपने क्यों लिखा था अगर आप नहीं चाहते थे। और जहां तक आपने बात की कि कांग्रेस की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, देखिए 20, 25, 30 साल से इस सुधारों की जो मांग थी वो कांग्रेस भी उसको करना चाहती थी, हम भी करना चाहते थे, हमें मौका मिला, हमने किया, कांग्रेस को मौका नहीं दिया जनता ने, इसलिए कांग्रेस नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस आती, हो सकता है ये भी उन्हीं कामों को करते। अब देखिए लोकसभा के अंदर खालिद जी, इनके दीपेंद्र हुड्डा जी खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि प्राइवेट एपीएमसी एक्ट के अंदर सुधार होना चाहिए, प्राइवेट मंडियों के, प्राइवेट व्यापारी को मौका मिलना चाहिए बाहर खरीद। ये अपने दीपेंद्र हुड्डा जी के 2012 के लोकसभा का भाषण सुन के आती। और जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट है वो क्या कहती है? हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी यही कहती है कि किसान को ओपन मार्केट मिलना चाहिए। उसको सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग, सुनिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग करने का मौका मिलना चाहिए, फसल की लागत का 1.5 गुना उसको मिलना चाहिए, वो अभी हम दे रहे हैं। स्वामीनाथन जी ने स्वयं 2017 में ट्वीट करके कहा है कि मेरी योजनाओं को सच में कोई लागू कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार है। क्या स्वामीनाथन आयोग को, स्वामीनाथन जी को स्वयं जो जीवित है उनको झूठा बताएंगे आप? स्वामीनाथन की रिपोर्ट को 8 साल तक आप क्यों दबा के बैठी हुई मैडम? 2006 से लेके 2014 तक आपने क्यों लागू नहीं किया? और हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है मैडम, ये मुझे बताइए। और आप मुझे बताइए, जवाब ले लीजिए आप, सवाल है खालिद जी, जवाब आप ले लीजिए, जवाब दे रही है मैडम। मेरा और खालिद जी छोटा सा कि आप मुझे बता दीजिए, मैडम हुड्डा जी खुद ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हरियाणा में मैं लेके आया। अभी 15 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो मैं लेके आया था 2007 में। अरे भाई, आप जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए थे तो क्यों आज विरोध कर रहे हैं? दोगुनी नीति क्यों अपना रहे हैं आप? ठीक है बेटी जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बेड़ी अग्रवाल जी। जी, आप ये चुप होंगे तो मैं एक पहले दिन की इस बात का जवाब दूंगी जो ये भाषण की बात कर रहे हैं। तो भाषण अगर आप सुनिएगा, हमारी ही अंबाला से हमारी नेता सुषमा स्वराज जी, उन्होंने भाषण में कहा था कि जो आड़ती है वो किसानों का एटीएम है, किसान कभी भी उनसे जाकर पैसा ले है। सवाल के बदले में सवाल करेंगे, जवाब तो दे दीजिए कम से कम। भाषण को सुन लीजिए।
लीजिए अगर आप भाषण की बात करते हैं। जवाब नहीं आपके पास, बिल्कुल जवाब ही दिया मैंने, आपका जवाब ही दिया है। दूसरी बात, आप कहते हैं कि सब कुछ किसान के हित में कर रहे हैं। अगर आप हित में कर रहे हैं, तो क्या देश की पूरी जनता बेवकूफ है? क्या देश की जनता आज बिल्कुल, आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। गोल क्यों घुमा रही हैं? जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस रहे हैं। बिल्कुल जवाब दे दीजिए कि हमने झूठ बोला था, हम दोगले हो गए, हम माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। इतना तो करना है आपको। उनकी एक ही जिद है, एक ही मांग है कि आप काले कानून वापस लीजिए। आप लेते क्यों नहीं? आप माफी नहीं मांग सकते। हित में अभी कहाँ से हित में? उनको नहीं चाहिए तो आप कैसे जबरदस्ती उनके ऊपर थोप सकते हैं? ठीक है, स्वामी इंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाते हैं। स्वामी इंद्र जी, जिस तरह से अभी विजेंद्र जी ने कहा कि स्वामीनाथ जो आयोग की कमेटी थी, उस कमेटी में जितनी भी रिकमेंडेशन हुआ था उसका बीजेपी ने लागू किया, कांग्रेस ने उसको फाइल को दबा के रखा। क्या कहेंगे आप? इंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। विजेंद्र जी से ही सवाल है। विजेंद्र जी, 31 दिन हो गए, आज एक कैथल के किसान ने दम तोड़ दिया, हार्ट अटैक आ गया। 32 साल का युवा था बेचारा, वो धरने पर बैठा हुआ था इस आंदोलन को लेकर और कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर। क्या नहीं लगता कि कम से कम थोड़ा सरकार भी नरमी दिखाए, और एक टेबल पे अब आ रहे हैं तो थोड़ी सी नरमी दिखाते हुए, अगर किसान कह रहे हैं कि उन्हें गारंटी कानून बना के दीजिए तो क्या दिक्कत है, दे दीजिए, खाली खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार तो किसान हित ऐसी ही है। खाली जी देखिए, जिस किसान भाई की आपने बताई है युवा की, उसके लिए हमारी बहुत संवेदनाएं हैं। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को शक्ति दे। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, खाली जी हम पूरी तरह से किसान भाइयों के साथ हैं। गरीब मजदूर किसान की ये सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में भी ये बात तो उम्मीद लगाए ना कि 29 दिसंबर को सरकार कानून वापस ले लेगी। खालिद जी देखिए, जो अभी आपने बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसान भाई पहले उसी मांग को लेकर चल रहे थे कि हमें एमएसपी लिखित में चाहिए, क्योंकि देश के 70 साल के इतिहास में कांग्रेस ने आज तक हमें कभी एमएसपी लिखित में नहीं दी। हम उसको पहली बार एमएसपी लिखित में देने के लिए तैयार है। ये लिखित में गारंटी देने के लिए तैयार है, कानून बना के मांग रहे हैं। खालिद जी देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से किसान भाइयों की संतुष्टि होती है, सरकार उसके लिए हर तरह से तैयार हो। एक मांग नहीं है खालिद जी, जितनी भी मांग थी सिवाय कानून की रद्दी के, सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है। तो मुझे लगता है किसान भाइयों को अब देखिए, महात्मा गांधी जी ने भी बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, उन्होंने भी अपने आंदोलन वापस लिए थे। किसान भाइयों का इसमें बहुत सम्मान रहेगा और हम किसान भाइयों को बहुत सम्मान भी करते हैं। विजेंद्र जी, उम्मीद है कि असहयोग आंदोलन का भी पूरा 100 साल पूरा होने जा रहा है, तो शायद उम्मीद है कि कुछ समाधान निकल जाए उससे पहले। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ हैं। स्वामी इंद्र जी, अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको कांग्रेस ने दबा के रखा और उन्होंने लागू कर दिया। क्या आप लोगों को ये रिपोर्ट लागू अगर कर दिया है पूरा इन्होंने, तो C2+50 का फॉर्मूला भी आप लोगों को मिल गया है? देखिए, पहली बात तो विजेंद्र नेहरा जी की मैं याददाश्त ताजी कर देना चाहता हूं। आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया है कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते। ये एविडेंस है कोर्ट के अंदर। दूसरी बात, आपने C2 का फार्मूला कहीं लागू नहीं किया, उल्टा आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को किसानों के पास गिरवी रखने का काम किया, जो ये आप कानून लेके आए हैं। आप मुझे 5 बिंदु बता दीजिए इस कानून के द्वारा किसान को जो फायदा हो सकता है। हम आपको पूरा का पूरा कानून पढ़ा चुके हैं और 29 तारीख को फिर दोबारा आपको पढ़ाएंगे। और माननीय हमारे जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने खुद कहा है कि ये कृषि कानून जो है किसानों के लिए नहीं कंपनियों के लिए लाए गए हैं। जब आप कंपनियों के लिए लाए हैं तो किसानों पर क्यों थोप रहे हैं? तो पहली बात तो यही सिद्ध होगी कि आपने कम से कम माना तो सही छठी वार्ता के अंदर कि ये कानून जो है किसानों के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है। तो भैया हमें इन कानून से आप माफी दिला दीजिए, हमें निजात दिला दीजिए, ये काफी होगा। और आप बोल रहे थे आंदोलन वापस महात्मा गांधी जी ने लिए हैं। अगर महात्मा गांधी जी ने आंदोलन वापस लिए होते तो आज देश आजाद ना होता। ये किसान की आर्थिक आजादी का आंदोलन है, आप मित्र को हल्के मत लीजिए। विजेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए खालिद जी इन्होंने एक तो जो सुप्रीम कोर्ट में लिख के सरकार ने मना किया है, मैं उसका इनको सारी सच्चाई बता देता हूं कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें थी उसमें से 301 रिपोर्टों में से 300 को हमने लागू किया है। एक रिपोर्ट जो हम लागू नहीं कर पाए, मैं उसको बता देता हूं इनको। उसके अंदर जो सुझाव और जो सिफारिश थी उसके अंदर जमीन का जो रेट होता है खालिद जी, जमीन का जो रेट होता है
अरे सुन लीजिए भाई, अब आपके बीच में मैं नहीं बोला, मेरी बात को सुन लीजिए। जमीन के रेट के साथ में कैलकुलेशन करके जो मुआवजा देने का प्रावधान था खालिद जी, वो संभव नहीं है। वो संभव इसलिए नहीं है कि देखिए, एक तो अगर मैं फरीदाबाद जिले का किसान हूँ, मेरे फरीदाबाद के अंदर 3 से 4 करोड़ रुपए का प्रति एकड़ का एक किला है, और अगर जींद की तरफ आप जाएंगे तो वहां 50 लाख और 40 लाख और 20 लाख में आपको एकड़ मिल जाएगा। तो वो असमानता के कारण वो संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ एक क्लॉज को छोड़ के हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी बड़े खड़े होकर लोकसभा में ये कहा है कि हमने एक क्लॉज को छोड़ के 300 लागू करने का काम किया। दूसरा, देखिए, मैं हो सकता है कि अपनी पार्टी का फेवर कर जाऊं, लेकिन स्वामीनाथन जी स्वयं 2017 में ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि मेरी योजनाओं को, मेरे सुझावों को अगर सच में कोई लागू कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो आज भी जीवित हैं, भगवान उनकी लंबी आयु करे। वो लगभग 95 से 98 साल की, लेकिन जो किसानों को चाहिए था वो लागू नहीं हुआ। हमें ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फिर इस पर चर्चा जारी रखेंगे और ये टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या जो दावे हो रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की ओर से, खास करके सत्ताधारी पार्टी की ओर से, क्या उस दावे से किसान खुश हैं। एक ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। तो लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 31 दिन बाद भी अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं निकला है। हालांकि अब किसानों ने जो है वो प्रस्ताव, बातचीत का प्रस्ताव अब भेज दिया है केंद्र सरकार के पास, और 29 दिसंबर को इस पर बातचीत भी हो सकती है। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, वेणु अग्रवाल जी। वेणु जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यह है ब्रेक के बाद कि क्या विपक्ष इस आंदोलन को खत्म कराने में जो उसकी भूमिका होनी चाहिए थी सरकार पर दबाव बनाने की, क्या वो कहीं चूक गया है इसमें? बिल्कुल भूमिका बहुत अच्छी है हमारी जो प्रदेश की अध्यक्षा है मैडम कुमारी सैलजा जी। आप देखिएगा कि समय समय पर, जबकि चुनाव भी चल रहे हैं हरियाणा में 3 जगहों पर, उधर भी उनको पूरा टाइम देना पड़ता है। इसके बावजूद वो हर जगह जहां जहां किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनके साथ हर जगह वो टाइम पर पहुंच रही हैं, और हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं वो भी किसानों के बीच में जो भी हर संभव कोशिश हो सकती है, जो भी हर संभव हम उनकी मदद कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल किसान दिल से, कांग्रेस दिल से किसानों की मदद करने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष में आप लोग हो, सरकार पर भी आप लोगों को दबाव बनाना पड़ेगा। बिल्कुल हम समझते हैं, बिल्कुल हम समझते हैं इस बात को कि दबाव, हाँ जी, दबाव हम बना रहे हैं और जो फैसला होगा वो सरकार का होगा, लेकिन दबाव हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा कि उस दिन राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जब जा रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने तो हमेशा लोकतंत्र की हत्या की है, अपनी आवाज उठाने का भी ये लोग किसी को हक नहीं देते हैं। वो लोग किसान के फेवर में मार्च निकाल रहे थे तो उन्होंने उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया था जब राहुल जी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी को सौंपे। तो अब देखिएगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरह से दबाव बनाए हुए है। अब देखते हैं कि सरकार की मंशा और नियत तो कतई साफ नहीं है, ये तो आपको भी और हमको भी पता है। और जैसे मेरे भाई विजेंद्र जी कह रहे हैं कि सब तरह के उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, बस एक ही लागू नहीं किया, तो उनकी बातों से तो लग रहा है कि इस बार जब ये लोग बैठेंगे बातचीत के लिए तो सरकार अपने हाथ में वो लेकर आएगी, कानून का कागज लाकर उनको हाथ में देंगे कि लो जी एमएसपी की तो आपकी गारंटी हम लेकर आ गए। क्योंकि हम बहुत उम्मीद करते हैं कि केवल बातों में इस बार बात ना लेकर जाए, उनको कुछ करके दिखना। ठीक है विजेंद्र जी, यही होने वाला है क्या? लिखित गारंटी तो आप लोग दे ही रहे हैं, कानून बना के भी दे देंगे क्या 29 दिसंबर को जो बैठक होगी? खुश कर दीजिए ना सब किसानों को, घर चले जाए। इससे पहले खालिद जी, एक किसान भाई ने, हमारे जो बड़े भाई, उन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि लाभ क्या होने वाला है, तो मैं उनको बताऊं कि खालिद जी, पहले किसान के पास सिर्फ विकल्प एक ही था कि वो मंडी में जाता था एपीएमसी एक्ट के तहत और वो एमएसपी पे अपनी फसल को बिकता था। वो भी 24 फसलों की सरकार एमएसपी तय करती है, बाकी जो फसलें हैं खालिद जी वो तो आज भी प्राइवेट व्यापारी खरीदता है। तो आज ऐसा थोड़ी प्राइवेट व्यापारी नहीं खरीदा। मैं धान की अगर बात करूं, मोटा धान जो परमल है वो उसकी 1888 एमएसपी सरकार ने तय की है। जो बासमती है 1509 है, 1121 है, 1718 जो धान है बासमती की किस्म, उसको तो आज भी प्राइवेट व्यापारी खरीदता है। तो मैं इनको बताऊं, पहले सिर्फ एक विकल्प था किसान के पास में, मंडी एमएसपी। आज उसके पास मंडी एमएसपी तो है ही है, उसके पास बाहर भी अपनी फसल को बेचने का, अपने दाम पर बेचने का, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हुए बेचने का उसके पास विकल्प है। खालिद जी, दूसरा डर तो सर उन लोगों को सता रहा है। कानून था। अरे खालिद जी सुनिए, ठीक है स्वामी इंद्र जी, आप स्वामी इंद्र जी कुछ कह रहे हैं, विजेंद्र जी स्वामी इंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। खालिद जी मैं अपना जवाब पूरा कर देता हूँ, 1 मिनट सुनिए। देखिए मैं ये कह रहा था, स्वामी इंद्र जी 1 मिनट सुन लीजिए, कौन सा कानून था जिसके तहत किसान जो अपनी फसल मंडी के बाहर नहीं बेच सकता, उस कानून का नाम बताइए। उसका नाम बता देता हूँ, सुन लेना ध्यान से, नोट भी कर लेना सर और पढ़ भी लेना कहीं। एपीएमसी एक्ट
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, जिसके अंदर किसान सिर्फ मंडी के परिधि में अपनी फसल को कमीशन एजेंट यानी आढ़ती के माध्यम से बेच सकता था, उसके बाहर नहीं बेच सकता था और वो राज्य के अधीन था। आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए। आप किसानों का पक्ष रखने आए, आपको जानकारी होनी चाहिए थी। एपीएमसी एक्ट का ये प्रावधान कहता है, एपीएमसी एक्ट था इसलिए, एपीएमसी एक्ट, अरे सुनिए भैया, एपीएमसी, अरे सुनिए खालिद जी, इनको सुनिए, बोलिए, मैंने सवाल किया ना, अरे सवाल का जवाब तो ले लीजिए खालिद जी। एपीएमसी, अरे सुनिए भाई, एपीएमसी एक्ट जो बना था खालिद जी 1955 में, खालिद जी सुनिए, एपीएमसी एक्ट जो बना था 1955 में, उसका यही प्रावधान था कि मंडी के परिधि के अंदर किसान अपनी फसल को बेच सकता था। हमने उसको छूट देने का काम किया है, किसान को असली आजादी सरकार ने दी है। सबसे बड़ी मंडी आजादपुर दिल्ली की, जिसके अंदर महाराष्ट्र से अंगूर आता है, वो कैसे आता है? वो कौन सा थोड़ा अध्ययन करके आइए जनाब, सुनिए, आज भी आ रहा, पहले भी आ रहा। ऐसी कोई बंदिश नहीं है किसान के ऊपर। आप झूठ फैलाने का काम मत करें। क्या आप अंगूर नहीं खाते हरियाणा के अंदर? क्या आप हरियाणा के अंदर प्याज नहीं खाते? किसान हूँ भाई, आपको जवाब नहीं सुनना खालिद जी, इनके पास जवाब नहीं है तो सुनेंगे नहीं। सर जवाब तो उनके पास है और हमारे पास भी, हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं। वो सही कह रहे हैं। क्या इससे पहले किसान बाहर अपना जो फसल वो नहीं बेचता था? क्या आजादपुर मंडी के अंदर क्या नया आप लोगों ने दिया? अरे खालिद जी सुनिए, बताइए, सिर्फ निरा मंडी के अंदर से दिल्ली का ही अनाज आता है, बताइए ना आप। ठीक है इंद्र जी, जवाब लीजिए। ठीक है विजेंद्र जी बोलिए। को पूरी स्वतंत्रता है, ऐसा कोई कानून होता है जिससे किसान को अपनी फसल बेचने की पाबंदी हो, कहीं भी बेच सकता है। ठीक है खालिद जी, पहले क्या था? खालिद जी पहले क्या था? एपीएमसी एक्ट के अनुसार मंडी की परिधि में, मंडी के अंदर ही किसान अपनी फसल को बेच सकता था। मैं ये नहीं कहता खालिद जी, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ, मेरा गांव सागरपुर है फरीदाबाद जिले में, मैं खुद भी किसान हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बहुत से लोग थे वो पहले भी चोरी छिपे बाहर अपनी फसलों को बेचते थे, लेकिन उनके चालान भी कटते थे, उनको स्वतंत्रता और आजादी नहीं थी, उसको चोरी माना जाता था, वो गैर कानूनी था। वो गैर कानूनी था। सर जब मंडी से ज्यादा उसके गांव में अगर मिल रहा होगा तो क्यों जाएगा मंडी में? विजेंद्र जी एक बात सुनिए, अगर मंडी से ज्यादा किसी को फसल की कीमत उसके गांव में ज्यादा मिल रहा होगा तो क्यों जाएगा? अरे खालिद जी मुझे बताइए कि पहले तब भी बाहर बिकते थे सर, और अभी बाहर बिक रहे हैं। अब सुनिए, मैं खालिद जी देखिए आपका एग्जांपल देता हूँ। फरीदाबाद जिले के अंदर फतेहपुर बिल्लोद गांव में 800 एकड़ के अंदर फूलों की खेती होती है। वो लोग दिल्ली अपनी फूलों को बेचने ले जाते थे, 10% की मार्केट फीस लगती थी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ 10% की, और रास्ते में पुलिस रोक के उनको दुखी परेशान करती थी, भ्रष्टाचार होता था, रिश्वत मांगती थी। इसके साथ साथ आप देखिए आज की डेट में सरकार ने उनको छूट दी है। तो भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी तो सरकारों की है ना, जो सरकार में जो सफाई होगा वही रोकेगा ना। यानी कि आप नहीं है भाई, जो एक्ट का अगर एक्ट का कोई उल्लंघन करेगा खालिद जी तो पुलिस उसको माना नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए, तो किसान को पहले परेशानी होती थी, आज किसान को पूरी तरह से छूट दी है सरकार ने, मोदी सरकार ने किसान को आजादी। क्या गारंटी है कि उसके बाद अगर किसान लेके जाएंगे अपने माल तो पुलिस वाले उनसे नहीं चालान काटेंगे? करके देखे, ये किसान की मर्जी है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके देखे, मंडी में देखे, एमएसपी में देखे, मंडी से बाहर देखे, देश के किसी भी कोने में देखे, अपने रेटों पर देखे, अपने दामों पर देखे, ये किसान भाई तय करना है, किसान को तय करना है। वो मंडी में देखे एमएसपी पे या मंडी से बाहर एमएसपी से अधिक पे अपनी फसल को देखे। तो फिर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर क्या कहना है आपका? देने का काम विजेंद्र जी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर क्या कहेंगे फिर? ये किसके लिए बनाया गया है? देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ खालिद जी, ये किसके सर, हम भले बहस करें, हम आम आदमी इससे परेशान होंगे, सिर्फ किसान ही नहीं, जो आम जनता, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो भी परेशान होंगे। देखिए खालिद जी आप मुझे बताइए, क्या सरकार ने किसी एक वर्ग के लिए बोला है? सरकार ने तो सबके लिए बोला है। आप मुझे, सरकार ने तो सबके लिए ओपन छूट करी है ना, आप भी रखिए, आप भी रखिए, आप भी रखिए, क्या दिक्कत है उसमें? किसान आज किसान है। एक बात बताइए, किसान के पास इतना समय होता है, उसके पास इतना जगह होता है क्या? उसको अनाज आने के साथ ही उसकी कोशिश होती है कि बेच के हम फिर अनाज का उसका जो पैसा मिले उससे दूसरी खेती का काम शुरू करें। उसके पास कहाँ जगह है इतना भंडारण करने का? ये काम तो सरकार भी कर सकती है ना। सरकार लोन दे रही है, सरकार अगर लोन दे रही है बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनवाने के लिए, तो ये काम सरकार कर सकती है, पैसा तो है ना उसके पास। देखिए खालिद जी, शायद आपको जानकारी नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किसानों को भी सरकार इस पे अनुदान दे रही है और इस पे सब्सिडी दे रही है। सर कितना सब्सिडी मिलता है, यहाँ कितना मिलता है, अमेरिका में कितना मिलता है, जापान में, ये सब हमको पता है। देखिए खालिद इस सब्सिडी से, अभी आपने सम्मान निधि की बात की,
सर बताइए 6,000 रुपए में 6,000 रुपए में किसान क्या कर लेगा? एक दिन का 16 रुपए होता है, क्या कर लेगा किसान? यानी कि साल भर में 365 दिन कानून है। मैं बताता हूँ आपको, खालिद मैं बताता हूँ आपको। इसके सर ये 6,000 रुपए बंद करके आप कुछ ऐसा कानून बनाइए कि जो किसान है वो आत्मनिर्भर हो जाए, वो आपके 6,000 का मोहताज ना हो। कभी नोटों पर रहता था या किसान आज रोड पर है? किसी न किसी सरकार की गलतियां है ना, तभी तो है। खालिद जी देखिए, किसान BMW में चलता था, करोड़ों रुपए अरबपति था, और 2014 के बाद अचानक से गरीब हो गया। कांग्रेस ने उनको इतना 2014 की बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। गरीब नहीं था। आप खुद जानते होंगे कि 1950 में 50% GDP में योगदान होता था। खालिद जी 2014 जैसी आया, किसान एकदम से गरीब हो गया। मैं मान गया आपकी बात को। आपका मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब हो गया। अगर सुनिए विजेंद्र जी, अगर आप ये कानून इतना बढ़िया है तो आपके सहयोगी छोड़ के नहीं जाते। बोलते रहोगे क्या? आज हनुमान बेनीवाल ने भी ऐलान कर दिया एनडीए छोड़ने का। सवाल करके सुनने का तो धैर्य रखो भाई, कम से कम। सुन तो रहा हूँ। बोलते रहते हो आप, तो कहाँ सुन रहे हो आप? सुन तो रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बस। अरे सवाल का फिर जवाब तो ले लीजिए खालिद जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ खालिद जी, अगर देश के किसान की हालत इतनी ही अच्छी थी तो 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, हमारी तो 2014 में सरकार आई थी, 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार पूरे देश के अंदर उसमें बहुत चर्चा हुई थी। सिर्फ 6% किसानों की फसल MSP पे खरीदाई जा रही थी 2014 से पहले। क्या एक उसमें भी 90% जो हरियाणा और पंजाब के किसानों का खरीदा जाता है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और देखिए, अगर किसान की हालत अच्छी है, अगर APMC एक्ट के तहत और मंडी के प्रावधान के साथ में किसान की हालत उतनी अच्छी थी, अगर ये सब इतना अच्छा था सिस्टम, तो किसान की वो हालत आज नहीं होती जो वर्तमान में हमारे किसान की आज हालत थी। किसान को आज फल की, फूल की, सब्जी की, बागवानी की खेती करने का प्रोविजन हमने दिया। और जो PM किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं खालिद जी, वो आपको 6,000 रुपए लगते होंगे, वो 75,000 करोड़ रुपए भारत सरकार पूरे हरियाणा में पूरे देश के अंदर देती है। रिजल्ट क्या निकल रहा है सर? सवाल ये है कि रिजल्ट क्या निकल रहा है? 16 रुपए एक दिन का, 50 रुपए 1 लीटर दूध का दाम है। क्या कांग्रेस ये तो सोचिए सर, ये तो सोचिए, आप जिसकी मदद पहुंचाना चाहते हो उसका रिजल्ट क्या है? आप उसे आत्मनिर्भर बनाओ ना। आप सुनिए, आप क्योंकि किसान नहीं है, आपको जानकारी नहीं है मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है खालिद जी, सुनिए। एक परिवार के अंदर खालिद जी, हमने किसानों को पैसा दिया है, खालिद जी को चुप करिए पहले। एक परिवार के अंदर खालिद जी, अगर 5 मेंबर रहते हैं एक परिवार के अंदर खालिद जी, तो उसको 30,000 रुपए साल का मिलता है PM सम्मान निधि से। क्या बात कर रहे हैं आप? सारे परिवारों को एक ही खेत पे सारे लोगों को आप 2-2 हजार दे रहे हैं। कौन सा तरीका बताइए, आप बताइए। खेती के बारे में क्या जानते हैं सर? मैं खुद जानता हूँ, मैं जानता हूँ, और मैं पहले किसान ही हूँ एक तरह से। यहाँ बैठने से मैं किसान का बेटा से अलग नहीं हो गया। मैं खेती करता हूँ जब घर जाता हूँ। और कितना मिल रहा है? अभी तो बहुत जगह एक आदमी के, सर ये भी सुन लीजिए कि परदादा के नाम पे है ना कितने कुनबे बढ़ गए, लेकिन फिर भी एक ही के नाम पे अभी चल रहा है। उसका फायदा एक ही परिवार उठा रहा है अभी तक। खालिद जी सुनिए, आपके परदादा दादा ने जो गलती की है वो बाकी लोग नहीं कर रहे ना। सबके सर, सबके बहुत जगह ट्रांसफर अभी जमीन का नहीं हुआ है। बात कर दिया, जमीन का बहुत जगह नहीं हुआ है, किसी के बारे में बात मत बोलिए। बहुत जगह। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बहस कर रहे हैं, इनकी भूमिका निभाइए ना जनाब। खाता है देश के अंदर, किसान का संयुक्त खाता है। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए खालिद जी, आप स्वामी जी के सवालों का जवाब दीजिए। मामा नानी सब आप आगे बहस करते क्यों खालिद जी? मेरी समझ में बात नहीं आती। आप एंकर है, खड़े होकर बहस करते हैं। आप सवाल पूछिए, जवाब देने दीजिए मुझे। आप तो जवाब नहीं दे रहे थे। देखिए पूरा मौका मैं आपको दे रहा हूँ सर बोलने का। नहीं, विजेंद्र जी पूरा मौका दे रहा हूँ आपको बोलने का। आप ही को तो मौका दे रहा हूँ, और किसी को मौका दे रहा हूँ? खालिद जी आप मौका नहीं दे रहे हैं बात करने का। इसलिए मौका दे रहा हूँ कि सुनिए विजेंद्र जी, इसलिए मौका दे रहा हूँ कि आप लोग कानून बनाए लेकिन किसानों को समझा नहीं पाए। हो सकता है कि ये कानून किसानों का हितैषी हो, लेकिन आप लोग शायद इस चीज को पहुंचा नहीं पाए, जिसके वजह से विरोध झेलना पड़ रहा है। पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। अगर एक घर में एक पिता है, उसके 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्रों 5 पुत्रों के नाम वो जमीन करके रखता है, इसलिए वो सम्मान निधि सब में बढ़ती है। सर जो बाप दादा के नाम पे, इस पे तो छोड़ दीजिए बात, इस पे तो छोड़ दीजिए। मैं अभी फिलहाल ही इसको भुगत के आया हूँ, मैं तो इसको भुगत के आया हूँ, के तौर पर लोग ले रहे हैं। मैं तो भुगत के आया हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 90% किसानों के मुश्तरके खाते हैं। बेड़ू अग्रवाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आप मुझे एक बताइए, मिनट वेणु अग्रवाल जी, कहाँ के रहने वाले, कितनी जमीन, हम लगातार चर्चा इस बात के लिए कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, लेकिन विजेंद्र जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इससे जो समस्या उसका समाधान हो जाएगा? देखिए, आप इस बात को तो हम सब समझते हैं कि भाजपा ने हमेशा अहिंसा की पूर्ति पर रहकर राज किया है। अभी मैं देख रही थी कि मेरे जो किसान नेता यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ विजेंद्र जी किस भाषा में बात कर रहे थे और किस टोन में बात कर रहे थे। अरे भाई, सत्ता में हो, थोड़ी विनम्रता अपनाओ। सबसे पहले तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है। दूसरा, हम सब किसानों की मेहनत के कर्जदार हैं। आप लोग किसानों को अगर 2,000 भी देते हैं ना, तो इतना बाजा गाजा बजा देते हैं, इतनी उसकी प्रोपेगेंडा कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, लेकिन सब्सिडी दे देते हैं। तो आप अपना रवैया तो ठीक कीजिए। और अब आप लोग अगर आप 250 करोड़ रुपए खर्च कर दिए देश के, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने किसानों को सम्मान निधि दी है। राजनीति कर रहे हैं। अगर आप राजनीति करने की बजाय किसान का दर्द समझेंगे, आप अगर इस 7वें दौर की बातचीत में उसको कुछ देकर वहां से विदा करेंगे तो हम समझेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं, वरना आप केवल राजनीति, खोखली राजनीति कर रहे हैं और खुद की राजनीति कर रहे हैं। विजेंद्र जी, देखिए खालिद जी, मैं बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने चुनाव में, आपको ध्यान होगा खालिद जी, इनका बड़ा फेमस नारा था कि 72,000 रुपए साल के किसान को और सब लोगों को, गरीबों को देने का ही काम करेंगे। लेकिन 15 लाख को याद कर लीजिए, आप 15 लाख को याद कर लीजिए। मैडम देखिए, मैडम मैं तो आपके बीच में बोला नहीं। 15 लाख रुपए पहुंचा, मैडम मैं तो आपके बीच में बोला नहीं। अगर नारों पर ही काम चलता तो शायद आज देश का कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। आप नारे की बात कर रहे हैं, अभी आप मेरे तो खैर वो नारों की बात छोड़ दीजिए, विजेंद्र जी बात रखिए, ठीक है। खालिद जी, आप और कांग्रेस की प्रवक्ता बोल लीजिए पहले। वेणु जी अब जवाब ले लीजिए विजेंद्र जी से, बोलिए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था, बहुत पहले हमारी बहन ने रिएक्शन दे दिया कि बंटी और बबली ने जो 72,000 रुपए साल के देने की बात की थी, जनता ने बंटी बबली को नकार दिया, उनको भगा दिया। देखिए, उनकी बातों पर क्योंकि जनता को विश्वास नहीं था ना। अगर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा खालिद जी कि किस तरह से, देखिए 72,000 रुपए जो उन्होंने कहा था कि हम 72,000 रुपए देंगे, दोनों बहन भाई ने जो वादा किया था, बंटी और बबली ने, कि हम 72,000 रुपए साल के देंगे, जनता ने उसको नकार दिया, जनता ने उसको नहीं माना। देखिए, मैं इनको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने खालिद जी भले ही 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने के बोला हो, लेकिन उसको हम कर रहे हैं। भले ही राशि आपको कम लगे, लेकिन देश के संदर्भ में वो बहुत बड़ी राशि हो जाती है। इसलिए किसान के साथ हमने एक योजना और चलाई है। खालिद जी देखिए, हमने 3,000 रुपए जिस किसान की आयु, सुनिए देखिए, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर मैं आपके बीच में बोलना शुरू करूंगा, फिर मैं आपके बीच में बोलना शुरू करूंगा। सुनिए, आप लोग कांग्रेस बीजेपी ना बना के किसानों के मुद्दे पर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए वेणु जी, किसानों के लिए, खालिद जी देखिए, किसानों के लिए 60 वर्ष से अधिक अगर किसान की आयु होती है तो इसके लिए हमने पीएम मानधन योजना शुरू की है। 3,000 रुपए उसको पेंशन का प्रावधान हमने किया है। इसके साथ साथ भावांतर भरपाई योजना हमने शुरू की है। फल फूल और सब्जी 19 तरह की अगर किसान बोता है और सरकार ने एक रेट उसका फिक्स किया, उससे कम अगर वो बिकता है मंडी में तो बाकी के रेट की भरपाई सरकार करेगी। इसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना के तौर पर आप देखिए किस तरह से हमने थोड़ा प्रीमियम लेने के साथ में करोड़ों रुपए का हमने प्रीमियम किसान को देने का काम किया है। एक किसान के साथ में आप देखिए फल फूल और सब्जी को हमने बढ़ावा देने का काम किया, क्योंकि हमारा टारगेट है 2022 तक खालिद जी किसान की आमदनी को डबल करना। वर्तमान समय में मैं आपको बताऊं, रबी की फसलें जो बुवाई हो रही है उसका एमएसपी हमने पहले से बढ़ा के तय कर दिया है। फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य जो स्वामीनाथन जी ने कहा था वो वर्तमान में हम देने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो मधुमक्खी पालन है, मछली पालन, देखिए मछली पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने दिया था। ठीक है विजेंद्र जी, एक सवाल है, के लिए 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने दिया था। तो किसान गरीब मजदूर की सरकार है, इनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ठीक है स्वामी इंद्र जी, जब इतना ही इन्होंने किसानों को दिया है, आप लोगों को दिया है, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? इतनी उपलब्धियां तो गिना दी विजेंद्र जी ने, फिर 3 कृषि, अरे घाटा भी सह सकते हैं। ये उपलब्धि आपने गिनवाई, एक उपलब्धि मैं भी गिनवाना चाहूंगी। देखिए, इनका काम सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाना, देश को सपना दिखाया था अच्छे दिन आएंगे। आज देखिए युवाओं की क्या स्थिति है। देश के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, इन्होंने लोगों के रोजगार छीन लिए। पहली दफा ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर सरकारी नौकरियां तो नहीं रही, प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों पर नौकरियां नहीं है। मात्र एक कृषि ही क्षेत्र बच गया था जहां पे जीडीपी हम ऊपर लेके आए थे। आज ये कृषि क्षेत्र को भी बेचने लगे हुए हैं। इनकी टोटल जो नीतियां बनाई हैं किसान और देश विरोधी है। यही कारण है कि आज किसान जो है पूरे देश से चलकर दिल्ली की ओर चल पड़ा है।
सरकार को समझाने के लिए 29 तारीख को जब हम 29 तारीख को जब हम जाएंगे तो हम यही बताने जाएंगे सरकार को, सरकार ये आपके कानून निरे जो है किसान के डेथ वारंट है, इन्हें आप वापिस लीजिए। आपने धरातल पे किसान को देने की जगह किसान से आपने लूटने का काम किया है। कोरोना काल के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसान साथी अपना अनाज हमें दान करें ताकि लोगों का पेट भरा जा सके। किसान ने खुशी खुशी हरियाणा के मुख्यमंत्री को अनाज दिया था, पर 10 सितंबर को आप देखिए उसी मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अंदर पिपली में किसानों पर लाठी भाजने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री ने आपने देखा होगा सिरसा के अंदर किसानों पर आंसू गैस लाठी भाजने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा के राष्ट्रीय मार्गों पर रोक रोक कर किसान को दौड़ा दौड़ा कर पीटने की कोशिश की, पर किसान अपनी मेहनत के साथ, अपने विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली पहुंचा है। हम अपनी बातों को मनवा के ही वापिस लौटेंगे। विजेंद्र जी, देखिए खालिद जी, मेरी तो बात कहने का मतलब और पूरा सार ये है कि मंडी थी, मंडी है, मंडी रहेगी, एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो कानून बना के दे दीजिए। भाइयों को ये कह रहे हैं कानून में चाहिए सर, ये कह रहे हैं कानून में चाहिए। खालिद जी देखिए, सरकार ने तो पहले ही कह दिया है कि हम तो गारंटी देने के लिए तैयार है एमएसपी। हाँ, तो उसको कानून बनाने के लिए कह रहे हैं। खालिद जी देखिए, खालिद जी आप सवाल करके सुन तो लीजिए। देखिए खालिद जी, क्या आज तक 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की, अरे भैया आप अपने नंबर पे बोल लीजिए, आप अपने नंबर पे बोल लीजिए भाई, चलो आप ही बोल लीजिए पहले। नौकरियां जिसकी आप बात करते थे, आप किसानों का मुद्दा लेके आए हैं, राजनीति का मुद्दा लेके आए हैं कोई? आप किसानों का मुद्दे पर बात करिए। आज किसानों का मुद्दे पे डिबेट है, पूरे उससे देश भी बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या किसान देश का नहीं है क्या? क्या क्या देश का किसान नहीं है क्या? चलिए, हमें नहीं मालूम क्या किसान के बच्चे युवा पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार है, किसकी बदौलत है? आप लोगों की बदौलत है। सर, आज किसान अगर सड़कों पर है तो ये दर्द की बात है और सबको दर्द होना चाहिए और इसको समझना चाहिए कि कैसे इसका समाधान निकले। विजेंद्र जी, एक मौका है, एक डोर जो टूट गई थी बातचीत का, प्रयास कीजिए आप लोग कि कम से कम किसानों को मना सकें या फिर इस समस्या का समाधान कैसे निकले, इस पर भी विचार जरूर करें। क्या वीरेंद्र जी? विजेंद्र जी, शुरू से लेकर के हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने शुरुआत में ही 3 सांसदों की जो कमेटी बनाई थी और उसमें किसानों के सुझाव लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री जी से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किसानों के संगठनों के जो प्रमुख लोग हैं उनको दिल्ली में मिलवाया था, उनके सुझावों को शामिल कराया था। कानून बनने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब सिर्फ अध्यादेश थे। उसके बाद में 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि वहीं पे चूक हो गई बीजेपी से? जब उस समय जब अध्यादेश आया था, जब सरकार से बात होनी चाहिए थी, उस समय संगठनों से बात करवाने का ये जिम्मा दे दिया गया। कहीं वही मिसमाइंड तो नहीं हो गया? नहीं, संगठनों से बात तो किसानों के संगठनों के प्रमुखों से अभी भी उन्हीं से बात हो रही है। अभी किससे बात हो रही है आप बताइए? जो किसान संगठनों के जो प्रमुख लोग हैं, किसान संगठन नहीं, जैसे बीजेपी संगठन से आपने कहा कि 3 कमेटी 3 सांसदों को बनाया था। अगर उसी समय सरकार से बात हुई होती तो शायद कानून में कुछ और संशोधन होकर बना होता। अरे आपके देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने किसान संगठनों के प्रमुखों को, खालिद जी, जो किसान संगठनों के प्रमुख व्यक्ति हैं जो हैं उनको ले जाकर के केंद्रीय कृषि मंत्री। लेकिन सर, दिल्ली में क्या हुआ वो भी हम लोगों ने देखा जब मिलने गए थे। तो खैर, वेणु अग्रवाल जी, कैसे समस्या का समाधान हो? हमारे पास बहुत कम समय है, जल्दी से बोलिए। आपने 10 सितंबर के बाद मिलाया था, जब आप कानून बना चुके थे। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा पंजाब की अर्थव्यवस्था मंडियों पर आधारित है, हमारे किसान भाइयों पर आधारित है। और अगर ये वास्तव में देश का भला चाहते हैं, केवल अपना भला नहीं चाहते, अपने उद्योगपतियों का केवल भला नहीं चाहते, तो इनको ये काले कानून। विजेंद्र जी, उम्मीद जताएं 29 दिसंबर को कुछ बढ़िया रिजल्ट आएगा। खालिद जी, बिल्कुल सरकार पूरा गंभीरता के साथ किसान भाइयों से बातचीत करेगी और उम्मीद हमें भी है कि समाधान निकलेगा, किसान भाई मानेंगे। सरकार स्वामी जी, आप भी मानते हैं कि उस दिन सरकार जो आप मांगे कर रहे हैं उसको मान लेगी? सरकार आपके मांगों पर खरे उतरेगी? देखो जी खालिद भाई, हम पूरी उम्मीद लगाते हैं कि जो हमने सरकार को पहले बिंदु वार्ता में बातें समझाई थी और अब फिर जाके फिर दोबारा हम सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके पाले में गेंद है। सरकार मौके की सरकार है, इनका फर्ज बनता है कि मानसून सत्र को दोबारा से चालू किया जाए, माननीय सांसदों के बीच में इसमें चर्चा हो और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि सरकार इन कानूनों को, बिलों को होल्ड पे ले जाए, कम से कम पहले इनको होल्ड पे ले जाना चाहिए ताकि किसानों से सार्थक वार्ता हो सके। ठीक है, आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 31 दिन बाद भी
कोई समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब 29 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी तो शायद कोई हल उस दिन निकल कर सामने आए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।